नमस्कार। आज हम BSM 5 में प्रश्न पत्र CC 506 में आधुनिक काल की परिस्थितियाँ, उस पर संक्षिप्त में बात करेंगे। आधुनिक काल का साहित्य मध्यकालीन मानसिकता से अलग होकर अपने समय की नवीन चेतना से जुड़ने लगा। बदलती हुई परिस्थितियों में नवीन जीवन बोध को जन्म दिया और इस जीवन बोध ने साहित्य को बड़ी गहराई से प्रभावित किया। राजनीतिक परिवर्तन, नवीन आर्थिक चेतना, नवीन शिक्षा प्रणाली, पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति का प्रभाव तथा अनेक समाज सुधारकों एवं विचारकों के कारण जो नवजागरण आया, उनका सीधा प्रभाव साहित्य पर पड़ा। इस युग का संपूर्ण साहित्य जनजीवन के विभिन्न स्तरों से जुड़कर एक नवीन ताजगी लेकर हमारे सामने आता है। इसीलिए तत्कालीन साहित्य परिस्थितियों के अध्ययन के बिना मैं आधुनिक साहित्य का समुचित अध्ययन संभव नहीं है। पहली परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का आरंभ यद्यपि 1857-67 के आसपास माना जाता है, किंतु इसके लिए पूर्व भूमि तो लगभग एक शताब्दी से पहले ही निर्मित होने लगी। सन 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित कर संपूर्ण बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया। सन 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम भी पराजित हुआ और उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को बख्श दी। क्रमशः मराठों और सिखों की भी यही दशा हुई। संपूर्ण देश अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंग्रेजों की छल प्रपंच पूर्ण रीति नीतियों से त्रस्त होकर सन 1857 में व्यापक विद्रोह की चिंगारियां फूट पड़ी। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और
शासक के सूत्र सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चले गए। भारतीयों को विश्वास में लेने के लिए अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में उदारता बरतने का दिखावा आरंभ किया। इस देश की जनता भी नई दिशा में सोचने को प्रेरित हुई। साहित्य सामाजिक समस्याओं के प्रति आकर्षित हुआ। भारतेंदु युगीन गद्य में यह परिवर्तन स्पष्टतः परिलक्षित होता है। गद्य की नई नई विद्याओं की अभिव्यक्ति के लिए नवीन भाषा को खोज आवश्यक बन गई और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली अधिक सक्षम सिद्ध हुई है। अगली परिस्थितियां आर्थिक परिस्थितियां हैं। आर्थिक परिवर्तन मानवीय सोच विचार की प्रक्रिया को दूर दूर तक प्रभावित करते हैं। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जातिगत व्यवसायों पर केंद्रित थी, लेकिन अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद नवीन अर्थव्यवस्था ने जाति प्रथा को दूर हटा दिया और यहाँ तक कि उसे छिन्न-भिन्न करने का प्रयत्न किया। जातिगत वर्गों के स्थान पर नए नए आर्थिक वर्गों का अभ्युदय हुआ। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के अतिरिक्त मध्यम वर्ग का जन्म इस युग की बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। आधुनिक साहित्य में एक और जहां जातिवाद पर निर्मम प्रहार किए गए, वहीं मध्यम वर्गीय समस्याओं का यथार्थ चित्रण भी बड़े व्यापक रूप से हुआ। औद्योगिकीकरण से शहरीकरण को बढ़ावा दिया। परिणाम स्वरूप गांव खाली होने लगे और शहरों की आबादी बढ़ने लगी। जमीन के मालिक जमींदार शहरों में उद्योगपति बन बैठे और गांव का किसान शहर में जाकर मजदूर बनने को मजबूर हो गया। व्यवस्था के इस बदलाव ने नई नई समस्याओं को जन्म दिया। इन समस्त स्थितियों ने आधुनिक साहित्य को संवेदना के धरातल पर बहुत प्रभावित किया। अगली परिस्थिति है शिक्षा का पश्चिमीकरण। मध्यकालीन मानसिकता से मुक्त होने एवं नए युग की नई नई समस्याओं से जूझने के लिए नई शिक्षा पद्धति द्वारा नवीन ज्ञान विज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति आवश्यक बन गई। परंपरागत भारतीय ज्ञान विज्ञान अध्यात्मलक्षी था, जबकि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान
भौतिकता लक्षी था। पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा धर्म, जाति या वर्ग आदि से परे हटकर सभी के लिए समान रूप से खुले थे। स्त्री शिक्षा का आरंभ बड़ा क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा द्वारा पाश्चात्य साहित्य का प्रवेश साहित्य जगत के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। अंग्रेजी व्यापारियों एवं प्रशासकों के साथ विचार विनिमय की दृष्टि से अंग्रेजी का ज्ञान निश्चित रूप से एक वरदान कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ नवीन शिक्षा प्रणाली ने अनेक अंतर विरोधों को जन्म दिया। अंग्रेज प्रशासनों की यह कूटनीति थी कि नई शिक्षा नीति कुछ इस प्रकार की हो जिससे प्रशासकीय दफ्तरों के लिए क्लर्कों की एक बड़ी जमात खड़ी की जा सके। लोगों में स्वतंत्र विचार शक्ति का जन्म हो, ऐसी शिक्षा देना अंग्रेजों का आशय नहीं था। परिणाम स्वरूप भारतेंदु जैसे जागृत लेखकों ने अंग्रेजी भाषा एवं शिक्षा के प्रति विरोध प्रकट करते हुए भारतीय भाषा एवं भारतीयता की भावना का प्रचार प्रसार किया। निज भाषा की उन्नति ही सर्वांगी उन्नति का मूल है, ऐसा उद्घोष सर्वप्रथम भारतेंदु जी ने ही किया। इस प्रकार नवीन शिक्षा प्रणाली का प्रत्यक्ष एवं प्रतिक्रिया स्वरूप प्रभाव हमारे साहित्य पर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ नवीन संचार माध्यमों की दृष्टि से भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस की भूमिका बड़ी क्रांतिकारी सिद्ध हुई। भारत में मुद्रण यंत्र की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को है। एक और समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक विचार विनिमय एवं समाचार संप्रेषण अत्यंत सरल बन गया, तो दूसरी ओर अनेक पत्र पत्रिकाओं द्वारा साहित्यिक गतिविधियों का प्रकाशन सहज बन गया। भारतेंदु युग में शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार रहा हो जो किसी न किसी पत्र पत्रिकाओं से संबद्ध न रहा हो। इन पत्रिकाओं द्वारा साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशन के साथ साथ समसामयिक समस्याओं, राष्ट्रीय चेतना एवं लोकतांत्रिक भावनाओं को वाणी प्रदान करने में बड़ी सहायता मिली। हिंदी के आरंभिक साहित्य के विकास में हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, सरस्वती, हंस आदि पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार रेल, बस, स्टीमर आदि यातायात के नए नए साधनों के निर्माण से
पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि को दूर दूर तक लाने ले जाने में बहुत सहायता मिली। इन सभी सुविधाओं के कारण व्यापक विचार विमर्श की जो प्रक्रिया आरंभ हुई उसने समूचे विश्व साहित्य के लिए एक मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से संचार साधनों का महत्व जितना भी ज़्यादा आंका जा सके उतना कम है। इस प्रकार आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि में नवीन शिक्षा एवं नवीन आविष्कारों का बहुत बड़ा मूल्य है। नवीन शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से भारतीय जनजीवन में आधुनिकता की जो प्रक्रिया आरंभ हुई वह पुराने धार्मिक संस्कारों से बहुत कुछ अलग थी। इसीलिए विभिन्न धर्म विचारकों ने धर्म की नवीन दृष्टिकोण से व्याख्या की। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि संस्थाओं के माध्यम से नवीन धर्म चेतना का उदय हुआ। आधुनिक भारत के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज की स्थापना से हुआ। विभिन्न धर्मों और उपनिषदों का गंभीर अध्ययन करते हुए उन्होंने कर्मकांड, अंधश्रद्धा और अंध परंपराओं के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया। सती प्रथा का सफल विरोध और विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा का सशक्त समर्थन करके उन्होंने नए समाज की रचना का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक हिंदी साहित्य का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। कुछ वर्षों के बाद केशव चंद्र सेन के प्रभाव से प्रार्थना समाज की प्रतिष्ठा हुई, जिसके प्रमुख उन्नयक महादेव गोविंद रानाड़े थे। उन्होंने भी सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों, परंपराओं के विरुद्ध तीव्र संघर्ष किया। जाति पाति के वे टक्कर विरोधी थे और सामाजिक समानता को राष्ट्रीय उन्नति का मूल आधार मानते थे। उनके क्रांतिकारी विचारों से साहित्य का प्रभावित होना बड़ी सहज बात थी। रामकृष्ण मिशन की नींव रामकृष्ण परमहंस के अवसान के बाद स्वामी विवेकानंद ने रखी। यद्यपि विवेकानंद का प्रमुख प्रयोजन परमहंस के उपदेशों का प्रचार करना था, फिर भी मानवीय एकता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जाति पाति, छुआछूत, अंधश्रद्धा आदि का विरोध किया। दिनहीन वर्ग के प्रति उन्हें विशेष सहानुभूति थी। पश्चिमी सभ्यता के चमत्कृत और लघुता की भावना से पीड़ित भारतीय जनमानस में उन्होंने यह भावना दिखाई कि हमारी अपनी संस्कृति इतनी उज्जवल है कि संसार भर को प्रेरणा प्रदान कर सकती है। इस उदात्त चिंतन का प्रभाव साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने वैदिक धर्म को ही सच्चा धर्म बतलाते हुए मनुष्य के बीच समानता का संदेश दिया।
गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों के आचार विचार, रहन सहन और साहित्य आदि पर आर्य समाज का ठीक ठीक प्रभाव देखने को मिलता है। अस्पृश्यता का जितना तीव्र विरोध इस समाज ने किया, उतना शायद और किसी ने नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई। इसकी प्रथम शाखा मद्रास में खोली गई। इसकी इंग्लैंड की शाखा से संबद्ध श्रीमती एनी बेसेंट सन 1893 में भारत आई और संस्था के विकास में लग गई। उन्होंने भारत में घूमकर हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता को लेकर व्यापक प्रचार किया। अनेक शिक्षा संस्थाएं भी उन्होंने स्थापित की। इस प्रकार भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने योग दिया, जिसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर देखने को मिलता है। नवजागरण की इस प्रक्रिया का प्रभाव सबसे पहले बंगला साहित्य पर पड़ा और फिर धीरे धीरे अन्य भाषाओं के साहित्य ने उसे ग्रहण किया। हिंदी में भारतेंदु युग नवजागरण के संदेश का प्रथम संवाहक बना। अस्तु।